हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। आपको बता दें कि जिन लोगों ने केंद्र सरकार को पढ़ रखा है, यानी भाग 5 हम पढ़ा चुके हैं, पूरा संसद हमने कंप्लीट की है। बताया था आपको कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर होता है। इन द सेम वे जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानमंडल है, उसका भी गठन विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर होता है। तो आपको यहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिन लोगों ने लोकसभा पढ़ा है वैसे ही राज्यों में सेम काम होता है विधानसभा का। जैसे स्टेट में आपका विधान परिषद काम करता है, वैसे ही केंद्र में राज्यसभा काम करती है। जैसे वहां लोअर हाउस लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन लोकसभा है, वैसे ही राज्य में विधानसभा लोगों का सदन है, हाउस ऑफ द पीपल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसीलिए इसके जो सदस्य होते हैं उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उसे हम कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो आपको बता दें कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल है आपका, वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। जैसे राष्ट्रपति जो काम करता है वैसे ही स्टेट में राज्यपाल काम करता है, लेकिन राज्यपाल जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये आपका स्टेट लेजिस्लेचर है। और आपको बता दें कि हमने वहां आपको बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के अंग, सरकार के वहां हमने 3 अंग बताए थे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो आपको अब बता दें हम कि जो विधायिका का मुख्य काम बताया था वो विधि निर्माण बताया था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी जो विधायिका होगी वो, उसका भी मुख्य काम क्या होगा? विधि निर्माण। ठीक है, इसमें भी 2 सदन हो जाएंगे स्टेट में, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, ये आपका कौन सा हाउस है? ये लोअर हाउस है और ये आपका अपर हाउस है। ठीक है, विधान परिषद सभी जगह नहीं है, विधान परिषद सभी जगह नहीं है, ये कुछ ही राज्यों में है। यानी कहने का मतलब ये कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि विधान परिषद का होना या ना होना डिपेंड करता है विधानसभा पर। ठीक है, वहां की अगर विधानसभा चाहेगी तो विधान परिषद होगा और नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। अभी तक 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है? तो वो राज्य मैं आपको बता दूं, एक तो यूपी है, दूसरा बिहार है, ठीक है, और आपका
तीसरा महाराष्ट्र है, और फोर्थ नंबर पे आपका कर्नाटका है, और फिफ्थ नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, और आपका 6 नंबर पे तेलंगाना, ठीक है। तो ये है। इसके बाद आपको बता दें कि 2019 में, इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, JNK को 2019 में एक अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि धारा 370 जब खत्म कर दी गई तो धारा 370 के साथ ही आपका JNK 2019 को भी समाप्त कर दिया गया है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका विधान परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसे कई राज्य हैं, जैसे आपका पंजाब है, समाप्त कर दिया गया, पश्चिम बंगाल है, वहां पे विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा में विधान परिषद की आलोचना करते हुए संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि ये जो विधान परिषद है वो संसदीय यानी राज्य में जो विधानमंडल होता है उसकी कार्यवाही में विघ्न पैदा करेगा, ठीक है, यानी बाधा उत्पन्न करेगा। और दूसरी बात, ये डिपेंड करता है उस स्टेट के ऊपर कि उस स्टेट की अगर इस प्रकार की क्षमता है कि विधान परिषद अगर होगा तो वहां के प्रतिनिधि होंगे तो उनको वेतन भत्ता पेंशन वगैरह देना पड़ेगा, तो ये एक अतिरिक्त खर्च होगा, ठीक है। तो राज्य विधानमंडल पर ये अतिरिक्त खर्च होगा। तो विधान परिषद का होना और ना होना विधान सभा पे डिपेंड करता है। अगर विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, ठीक है, कुल सदस्य संख्या एवं उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 2/3 मेंबर्स तैयार हो जाते हैं तो विधान परिषद का गठन किया जा सकता है और विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये इतनी जगह विधान परिषद है। और जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आपको बताने जा रहे थे हम कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? विधायिका का मुख्य जो काम है वो है विधि निर्माण, कानून को बनाना, ठीक है। और कार्यपालिका का जो मुख्य काम है वो क्या है? विधायिका के द्वारा इसके बनाए गए कानून को लागू करवाना, ठीक है। तो इसका जो मुख्य काम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑल लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें आपको याद करिए जब हमने केंद्र सरकार पढ़ाई थी तो बताया था कि इसमें राष्ट्रपति होता था, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती थी, महान्यायवादी होता था, ये सारे लोग आ जाते थे कार्यपालिका में, अगर आपको याद हो। तो इसी प्रकार से यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ पे राज्यपाल आ जाएगा और मुख्यमंत्री आ जाएगा, और कौन आ जाएगा? प्लस उनकी मंत्री परिषद आ जाएगी, और कौन आ जाएगा? और महाधिवक्ता आ जाएंगे। जैसे वहां पे महान्यायवादी थे तो यहाँ पे महाधिवक्ता हो जाएंगे, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। और न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? ठीक है,
विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को वैधता प्रदान करना है। ये देखना कि कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया विधायिका ने जो उसके नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। ठीक है, विधायिका ने कोई ऐसा कानून तो नहीं बना दिया जो भारत के नागरिकों का, सिटीजन्स का, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा हो, अतिक्रमण कर रहा हो। तो अगर ऐसा कोई कानून बनाती है विधायिका तो न्यायपालिका उसको क्या करती है, उसको इनवैलिड कर देती है, इसे पूरा अधिकार है। तो ये एक प्रकार से हम कहते हैं न्यायपालिका क्या कर रही है, नियंत्रण कर रही है, कंट्रोल कर रही है। किसको? न्यायपालिका कंट्रोल कर रही है विधायिका को। और इसी प्रकार से जब विधायिका पे कंट्रोल कर सकती है तो ये कार्यपालिका पे भी कंट्रोल कर सकती है। आपको बता दें कि हमने बताया था कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि कार्यपालिका का जो क्रिएशन है, उत्पत्ति है, वो विधायिका से ही हुई है, यानी कार्यपालिका विधायिका से ही निकल कर आई है। तो जब विधायिका से निकल कर आई है तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। याद करिए वो अनुच्छेद 75(3) जिसमें हमने आपको बताया था मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो यहाँ कार्यपालिका है या मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इनके एक एक अंगों पर बात करते हैं। ठीक है, विधानसभा पे बात करते हैं और फिर हम लोग विधान परिषद पे बात करेंगे और फिर राज्यपाल पे बात करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो विधानसभा लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी है ये। तो विधानसभा में अगर हम बात करें सदस्य संख्या की, इसको भी इरेज करे दे रहे हैं। विधानसभा पे बात करने जा रहे हैं। तो विधानसभा में अगर हम बात करें विधानसभा तो अगर इसमें हम लोग बात करें सदस्य संख्या कितनी होगी, अधिकतम कितनी होगी? संविधान में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60। ठीक है, तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। तो हम कह सकते हैं कि 60 और 500 के बीच में होगी। ठीक है, जो सदस्य संख्या है वो 500 और 60 के बीच में होगी। अब इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन इलेक्शन। ठीक है, कैसे होता है इलेक्शन? वहां हमने आपको याद करिए बताया था प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। आप लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसके आधार पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो अपने यहाँ क्या उम्र रखी गई है, याद करिए, वो 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, याद करो, हमने आपको बताया था कि यहाँ 1989 में उम्र सीमा घटाकर कितनी कर दी गई, उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। ये था आपका 61वां संविधान संशोधन। तभी तो 1989 में निर्वाचन आयोग को क्या कर दिया गया था, 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया था, क्योंकि कई सारे नए वोटर्स आ गए थे, ठीक है। तो इलेक्शन कैसे होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन। और मनोनयन भी वहां हमने आपको बताया था, मनोनयन, ठीक है, मनोनयन, कितने का मनोनयन बताया था वहां हमने आपको, याद करिए, नॉमिनेशन कितने का मनोनयन होता है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, 2 आंग्ल भारतीय, तो यहां पे कितने का, 1 आंग्ल भारतीय सदस्य का, 1 आंग्ल भारतीय, इंग्लिश में बोलते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो एंग्लो इंडियन, ठीक है। पहले 10 वर्ष के लिए प्रावधान था एंग्लो इंडियन का, ठीक है, कितने वर्ष के लिए था, 10 वर्ष के लिए। लेकिन फिर 95वां संविधान संशोधन किया गया, 95वां संविधान संशोधन किया गया। ये कब हुआ, 2009 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान बढ़ा के 2020 तक कर दिया गया कि अब एंग्लो इंडियन कितने समय तक रहेंगे, 2020 तक। जिस प्रकार से आरक्षण का भी प्रावधान है, तो आरक्षण को भी इसी संविधान संशोधन के तहत बढ़ाकर कितना कर दिया गया, यहां इसी संविधान संशोधन में, याद करिए, आरक्षण का भी प्रावधान है, ठीक है। यानी SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 95वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी 2020 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। प्रारंभ में यह संशोधन में भी क्या था कि जब संविधान बना था, मूल संविधान में आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों के लिए की गई थी। इसे समय समय पर बढ़ाया गया और वर्तमान में इसे कितना कर दिया गया, 2020 तक। इसके बाद आपको बता दें कार्यकाल कितना होगा, कार्यकाल, तो याद करिए कार्यकाल को, कार्यकाल होगा आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ठीक है। विधानसभा का जो कार्यकाल होगा प्रथम बैठक से 5 वर्ष, ठीक है।
याद करिए, लोकसभा में बताया था कि लोकसभा को समय पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा समय पूर्व भी विघटित की जा सकती है। इसी प्रकार से विधानसभा को भी समय पूर्व भी क्या किया जा सकता है, समय पूर्व भी विधानसभा विघटित की जा सकती है। विधानसभा विघटित की जा सकती है। ठीक है। और हमने यहीं पे बताया था, याद करिए आप, कि आपातकालीन परिस्थितियों में, ठीक है, आपातकालीन परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो विधानसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल क्या होगा, बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। आपातकालीन परिस्थितियों में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितना, तो लोकसभा की तरह एक बार में घोषणा करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आपातकाल क्या होगा, तो आपातकाल वाला वीडियो देख लीजिए। बता दें आपको कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, अनुच्छेद 352, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल एक बार में घोषणा करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और यदि आपातकाल खत्म होता है तो 6 महीने तक समय सीमा है। आ रही बात समझ में? यानी मान लीजिए 5वें वर्ष में क्या किया गया, मान लीजिए विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उसी समय भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अब जब विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है तो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में घोषणा करके 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। अब मान लीजिए युद्ध 2 ही महीने चलता है, तो ऐसा संविधान में प्रावधान है कि फिर ये अधिकतम कितना जा सकता है, 6 महीने तक, अगर 2 महीने युद्ध चला। और अगर और भी ज्यादा बढ़ाना है तो और भी बढ़ाया जा सकता है। युद्ध 2 साल चला तब, तो ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी कि मान लीजिए घोषणा कर दी गई कि एक बार में घोषणा कर दी गई और 3 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया या 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ऐसी कोई घोषणा नहीं की जाएगी। यानी एक बार में घोषणा की जाएगी और 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और युद्ध समाप्त होने के बाद इसका जो विस्तार होगा वो 6 माह से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो कार्यकाल, इसके बाद जो सत्र बताए थे हमने, ठीक है, सत्र या बैठक, सेशन, ठीक है, कितने सेशन होते हैं, सेशन लोकसभा की तरह ही होंगे। ठीक है, 3 सेशन बताए थे वहां हमने। संविधान में कम से कम 3, वर्तमान में 2 सत्र आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, 3 सत्रों का प्रावधान, कम से कम 2 सत्र, और वर्तमान में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। सॉरी, यहां मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा। संविधान में उल्लेख है कि कम से कम 2 सत्रों का प्रावधान किया गया है। संविधान में कम से कम 2 सेशन का प्रावधान किया गया है, लेकिन वर्तमान में 3 सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। कम से कम कितने, कम से कम 2, लेकिन वर्तमान में कितने आयोजित किए जाते हैं, वर्तमान में 3 सत्र, वर्तमान में
3 सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ठीक है, इसके बाद सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, तो आवंटन कैसे किया गया है? सीटों का आवंटन जो है, सीटों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ सीट, तो आवंटन, आवंटन, सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर कैसे किया गया है? जनसंख्या के, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें कि इनके अधिकारी बताए थे हमने, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होंगे? इनके अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, 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 तो अधिकारी कौन कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो वहां हमने आपको क्या बताया था? लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है, तो इसी प्रकार से विधानसभा भी अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लेती है। क्या बताया था यहाँ? विधानसभा अध्यक्ष के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए बताया था कि वो सामान्यतः मत नहीं देते हैं, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं, यानी कास्टिंग वोट देते हैं, निर्णायक मत बोलते हैं इसे हम लोग, निर्णायक, निर्णायक मत देते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? विधानसभा की अध्यक्षता करना। जैसे लोकसभा स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करना उनका मुख्य काम होता है, ऐसे ही इनका जो मुख्य काम है वो विधानसभा की अध्यक्षता करना। कोई भी बिल, धन विधेयक यानी मनी बिल, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, उसकी जांच लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। याद करो, हमने एक बताया था, जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, या मान लीजिए एक सदन से पास हो गया और दूसरा सदन सहमत नहीं है, तो बिल में, जब सामान्य बिल में गतिरोध होता है, तो गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है संविधान में, ज्वाइंट सेशन। तो उस संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन को, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इसे हिंदी में बोलेंगे संयुक्त अधिवेशन, हिंदी में बोलेंगे संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, इस संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। वहां बताया था अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष करेंगे, या फिर कौन करेगा? वहां बताया था अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति या संसद का कोई अन्य सदस्य। तो यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति वहां बताया था नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि वहां पे बताया था कि वो सभापति कौन है? एक प्रकार से उपराष्ट्रपति है। तो यहाँ पे कोई उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है, वहां वो सदस्य ही नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य ही नहीं होते थे वहां पे, सॉरी राज्यसभा के वो सदस्य ही नहीं होते थे। तो यहाँ तो वो सदस्य होते हैं ना, सभापति और उपसभापति यहाँ तो सदस्य हैं। तो यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बताए थे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बताया था उपाध्यक्ष क्या करेंगे? लोकसभा को संचालित करते थे, वहां बताया था हमने केंद्र में। तो इसी प्रकार यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होंगे तो उपाध्यक्ष विधानसभा को संचालित करेंगे, और फिर सारे अधिकार इनकी उसी प्रकार से होंगे जो अध्यक्ष के होंगे। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, जैसा कि हमने लोकसभा
में बताया था, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। और अब हम विधान परिषद को दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।